हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम समझने का प्रयास करेंगे क्लोनिंग को। साथ ही साथ इसी वीडियो के अंतर्गत हम स्टेम सेल और ऊतक संवर्धन अर्थात टिश्यू कल्चर को भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर स्टेम सेल क्या होती है और ऊतक संवर्धन क्या होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्लोनिंग को। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो आयोग ने सिलेबस दे रखा है उसमें एक बिंदु में ही आपको क्लोनिंग और क्लोनिंग के साथ ही साथ रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को समाहित किया हुआ है। लेकिन तीनों को एक साथ पढ़ने पर यह लेक्चर जो है थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए हमने इनको अलग अलग करके पढ़ने का प्रयास किया है। इस वीडियो के अंतर्गत हम क्लोनिंग का अध्ययन करेंगे, अगले वीडियो के अंतर्गत हम रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अध्ययन करेंगे। तो क्लियर है? चलिए प्रारंभ करते हैं हम क्लोनिंग को। क्लोनिंग क्या कहलाता है? तो जो भी चीज है उसका कोई भी आप यदि प्रतिरूप तैयार करते हैं तो उसी प्रतिरूप को क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं। ध्यान रखिए, प्रतिरूप इस तरीके से होता है कि देखने में और कार्य करने में वह उसके मूल रूप के समान ही होता है। मान लीजिए व्यक्ति ए है और इसका यदि हम क्लोन तैयार कर रहे हैं तो वो भी टू कॉपी ए के समान ही दिखाई देगा, देखने में भी वो ए के समान ही होगा। साथ ही साथ जो इसके गुण हैं, जो इसके सोचने की क्षमता है, कार्य करने के तरीके हैं, बोलने का तरीका है, चलने का तरीका है, जैसा ए का है वैसा ही उसके क्लोन का भी होगा। अर्थात जितनी भी प्रकृतियां इसमें पाई जाती हैं वो सारी की सारी प्रकृतियां उसके क्लोन में भी पाई जाती हैं। इसलिए कहा जाता है किसी भी चीज का जो प्रतिरूप होता है उसे ही क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। तो क्लियर है? किसी भी जीव का प्रतिरूप तैयार करना क्या कहलाता है? क्लोनिंग कहलाता है। यह एक ऐसी जैविक संरचना है जो गैर लैंगिक प्रक्रम पर आधारित होती है। ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति का जन्म या बच्चे का जन्म जब होता है वह कैसे होता है? लैंगिक संबंध के आधार पर होता है, जिसमें अंडाणु और शुक्राणुओं का निषेचन होता है, मिलते हैं और फिर वह एक कोशिका के रूप में बनते हैं और उसी से भ्रूण बनता है और फिर 9 महीने बाद वह भ्रूण बाहर आकर बच्चे के रूप में दिखाई देता है। लेकिन जब आप किसी का क्लोन तैयार कर रहे होते हैं तो उसमें लैंगिक प्रक्रम की आवश्यकता नहीं होती, लैंगिक संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कोशिका या ऊतक के नाभिक के माध्यम से ही आप किसी का प्रतिरूप तैयार कर सकते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि यह 2 प्रक्रिया से होता है। एक, या तो आप उसे गर्भाशय में प्रतिस्थापित करके जन्म दिला दें या फिर उसका डायरेक्ट ही निर्माण कर दें। तो 2 तरीके से यह होता है, उसको हम आगे जाके पढ़ेंगे कि अवस्था के आधार पर क्लोन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें लेकिन जो लैंगिक संबंध बनाने की प्रकृति होती है, जिसमें महिला पुरुष को साथ में रहना होता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें आप कोशिका के जो नाभिक होते हैं उसके माध्यम से ही इसका निर्माण कर सकते हैं। तो इसमें किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? नाभिकीय स्थानांतरण तकनीक का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? नाभिकीय स्थानांतरण तकनीक का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्लोनिंग क्या कहलाता है। किसी भी जीव का प्रतिरूप तैयार करना क्लोनिंग कहलाता है। किस पर आधारित होता है? तो यह गैर लैंगिक प्रक्रम पर आधारित होता है। कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें नाभिकीय स्थानांतरण तकनीक का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? नाभिकीय स्थानांतरण तकनीक का। क्लियर हुआ? चलिए बात कर लेते हैं हम क्लोनिंग के प्रकार के, कि आखिर क्लोनिंग होते कितने प्रकार के हैं। तो मुख्यतः बात करें तो क्लोनिंग 2 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे? एक होता है थेराप्यूटिक क्लोनिंग, जिसे उपचारात्मक क्लोनिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपचारात्मक क्लोनिंग। अर्थात इसमें जो कोशिका सेल होती हैं, जो कोशिका होती हैं, सेल होती हैं, उसके नाभिक का उपयोग रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? उपचारात्मक क्लोनिंग कहा जाता है। दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग या उत्पादक क्लोनिंग। इसमें जो कोशिका के नाभिक होते हैं उनका उपयोग किसी भ्रूण को जन्म देने में किया जाता है, अर्थात उत्पादन में, भ्रूण के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए इसे उपचारात्मक उत्पादक क्लोनिंग कहा जाता है। थेराप्यूटिक क्लोनिंग की बात कर लेते हैं। उपचारात्मक क्लोनिंग इसका निर्माण, इसका उद्देश्य क्या है वास्तव में? तो इसका उद्देश्य क्या था? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल द्वारा स्टेम सेल को प्राप्त कर बीमारियों का निदान करना। अर्थात जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होती हैं उसका उपयोग करके जो व्यक्तियों में बीमारी होती हैं उन बीमारियों का निदान करना। अब
प्रश्न आता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल क्या कहलाती है। तो दोस्तों, जो बच्चा होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से पहले वह भ्रूण अवस्था में होता है, और जो भ्रूण की अवस्था होती है जिसमें वह 5 से 6 या लगभग 10 दिन का होता है, उससे निर्मित होने वाली कोशिका को ही क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कहते हैं। इसकी विशेषता यह होती है कि इसमें किसी भी अंग के बनाने की इसमें कला पाई जाती है, क्योंकि जब भ्रूण जन्म लेता है तो शुरुआत में एक कोशिका होती है और वही कोशिका फिर डेवलप होकर अन्य अंगों के रूप में परिवर्तित होती है। यदि हम उस कोशिका का उपयोग कर लें तो हमारे शरीर में कोई भी अंग यदि खराब हो जाता है, चाहे किडनी खराब हो जाए, चाहे हृदय खराब हो जाए, चाहे लीवर खराब, कुछ भी यदि आपके शरीर का अंग खराब हो जाता है तो यह जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है इसमें यह प्रकृति पाई जाती है कि वह उस अंग का निर्माण कर लेगी। तो इसका उपयोग कर हम विभिन्न बीमारियों का निदान कर सकते हैं। इसे कुछ हद तक अनुमति प्रदान है, ज्यादा अनुमति प्रदान नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से बहुत ज्यादा भ्रूण हत्याएं होने लगी थीं। इस कोशिका को जब हम भ्रूण से निकालते हैं तो उसके माध्यम से भ्रूण को नष्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस कोशिका से आगे जाकर भ्रूण बनने वाला था, लेकिन उस कोशिका को हम प्रारंभ में ही निकाल लेते हैं, जिससे वह भ्रूण नष्ट हो जाता है, जिससे बहुत ज्यादा जीव हत्याओं को बढ़ावा मिल रहा था। इसलिए इसको अनुमति कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही दी गई है। इसमें जनन कोशिकाओं द्वारा 5 से 6 दिन के भ्रूण की ब्लास्टोला अवस्था जो होती है उसमें चमत्कारिक कोशिकाओं को निकालकर भ्रूण स्तंभ कोशिकाएं प्राप्त कर भ्रूण नष्ट कर दिया जाता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि इसमें क्या कर दिया जाता है, भ्रूण को नष्ट कर दिया जाता है। उन कोशिकाओं को, जो चमत्कारिक कोशिकाएं होती हैं जिनमें अन्य अंगों के निर्माण करने की संभावना पाई जाती है या जो अन्य अंगों को बना सकती हैं, उन्हें उससे निकाल लिया जाता है और भ्रूण को नष्ट कर दिया जाता है। इसीलिए इसे कुछ हद तक ही अनुमति प्रदान की गई है। इस विधि से स्टेम सेल प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? स्टेम सेल, स्टेम कोशिकाएं प्राप्त होती हैं, जिनको हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। फिर होता है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग या उत्पादक क्लोनिंग। जो उत्पादक क्लोनिंग है यही 2 प्रकार की होगी। आगे उत्पादकता के आधार पर समझ लेते हैं हम पहले यहां पर। तो इसका उद्देश्य क्या है? जीव जंतुओं को जन्म देना, अर्थात एक जीव से दूसरे जीव को बनाना, और वह जीव कैसा हो, कार्य विधि में, रूप में, सब में एक जैसा ही प्रतीत हो, अर्थात जिसका क्लोन तैयार किया जा रहा हो उसी के समस्त गुण उस क्लोन में, उस जीव में उपस्थित होना चाहिए। इसमें मानव को जन्म देना प्रतिबंधित है। इसमें मानव को जन्म देना इसलिए प्रतिबंधित किया गया है कि यदि मानव का क्लोन तैयार होने लगे तो बहुत ज्यादा अपराध बढ़ जाएंगे। अपराध कैसे बढ़ जाएंगे? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई अमीर व्यक्ति है, तो उसके पास पैसा ज्यादा होगा, क्योंकि क्लोन बनाने के लिए पैसा खर्च बहुत ज्यादा करना होता है। अब वो व्यक्ति यदि पैसा खर्च करके अपना क्लोन बना भी लेता है तो वह अपराध को बढ़ा सकता है। मान लीजिए उसे किसी से बदला लेना है या कोई अपराध को अंजाम देना है या कहीं पर चोरी करनी है, तो वह कहीं एक सुरक्षित जगह पर उपस्थित होगा जिसमें, या फिर कानून की निगरानी में होगा, और उसका क्लोन जाकर वहां पर वह उस घटना को अंजाम दे देगा। मान लीजिए उसको पकड़ा जाता है तो वह ये सबूत पेश कर सकता है कि मैं इस समय वहां पर था ही नहीं, मैं तो इनकी संरक्षण में था। इससे क्या हो जाएगा, वह हर बार अपराधी सिद्ध होने से बच जाएगा। तो इससे क्या होगा, अपराध की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। दूसरा, यदि मान लो वो अपराध करते पकड़ा भी गया, केस भी चल गया, तो सजा किसको मिलेगी? क्लोन को मिलेगी। क्लोन खत्म हो जाएगा, वह दूसरा क्लोन बनवा लेगा। तो इस तरीके से अपराध बढ़ते जाएंगे, वह अपना क्लोन बनाता जाएगा, और इससे क्या होगा, समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। समाज में जो नैतिक मूल्य हैं, जो सामाजिक मूल्य हैं, वह नष्ट हो जाएंगे। इसमें सर्वप्रथम भ्रूण को विकसित किया जाता है। ध्यान रखिए इसे कैसे बनाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले भ्रूण को विकसित किया जाता है और फिर उस भ्रूण को मादा के गर्भाशय में प्रतिस्थापित किया जाता है और फिर उससे क्लोन शिशु तैयार किया जाता है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से जो रिप्रोडक्टिव क्लोन है उसको तैयार किया जाता है। तो इस उत्पादकता के आधार पर यदि हम क्लोन की बात करें तो वह भी 2 प्रकार के होते हैं। यहां बात करें हम रिप्रोडक्टिव या फिर उत्पादक क्लोन, तो इसे क्या कहा जाता है? उसे चिकित्सीय प्रतिरूप भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? चिकित्सीय प्रतिरूप कहा जाता है। अवस्था के आधार पर यदि हम वर्गीकरण की बात करें तो यह 2 प्रकार के होते हैं। एक भ्रूण क्लोन होता है और एक वयस्क क्लोन होता है। भ्रूण क्लोन की बात करें तो यह एक परंपरागत तकनीकी के द्वारा तैयार किया जाता है। कैसी तकनीकी की है? परंपरागत है। इस विधि में कोशिकाओं को भ्रूण से लेकर प्रतिरूप तैयार किया जाता है। कोशिकाओं को कहां से लिया जाता है? भ्रूण से लिया जाता है और फिर उसका प्रतिरूप तैयार किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? भ्रूण प्रतिरूप या भ्रूण क्लोनिंग कहलाता है।
वयस्क क्लोनिंग क्या होता है? एक वयस्क मानव की कोशिकाओं के द्वारा यदि कोई क्लोन तैयार किया जाता है, अर्थात वयस्क की कोशिकाओं को लेकर क्लोन तैयार करना क्या कहलाता है? वयस्क क्लोनिंग कहलाता है। जैसे कि 1966 की बात करें तो इसमें डॉली नामक जो भेड़ थी उसका क्लोन तैयार किया गया था। किसका तैयार किया गया था? डॉली नामक भेड़ का क्लोन तैयार किया गया था। कब? 1966 में प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले क्लोन किसका तैयार किया गया था, तो डॉली नामक भेड़ का किया गया था। बात कर लेते हैं क्लोनिंग के लाभ क्या है। देखिए, क्लोनिंग के लाभ या उपयोग कुछ भी आ जाएं, इसके लाभ या उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में हैं। जैसे कि हमने देखा है कि क्लोनिंग के आधार पर आप स्टेम सेल कोशिकाओं का उपयोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से किसी भी रोग का आप उपचार कर सकते हैं। उसी तरीके से आप अपना प्रतिरूप तैयार कर सकते हैं। प्रतिरूप तैयार करने के बाद आप उससे बहुत सारा कार्य करा सकते हैं, अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी अवस्था खत्म होने वाली हो तो आप उससे क्या कर सकते हैं? अपना दूसरा क्लोन तैयार करके पुनः उसी अवस्था में बने रह सकते हैं। साथ ही साथ जो विलुप्तप्राय चीजें हैं, विलुप्तप्राय जीव हैं, विलुप्तप्राय वनस्पति है, उससे हम पुनः अस्तित्व में ला सकते हैं। चलिए समझ लेते हैं इसके उपयोग को। तो चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग, चिकित्सा के क्षेत्र में हमने बताया था कि बहुत सारे रोग होते हैं जिसके माध्यम से आपके शरीर की बहुत सारी चीजें खराब हो सकती हैं। आपकी किडनी खराब हो गई, आपका हृदय खराब हो गया, आपका लीवर खराब हो गया, तो आप स्टेम सेल कोशिकाओं के माध्यम से इन्हें पुनः निर्मित कर सकते हैं। अर्थात इन कोशिकाओं में इन अंगों को निर्मित करने की क्या पाई जाती? कैपेसिटी पाई जाती, क्षमता पाई जाती है। तो इससे क्या हो जाएगा? चिकित्सा के क्षेत्र में हम इन अंगों को पुनः बना सकते हैं, उनका प्रत्यारोपण कर सकते हैं। शल्य चिकित्सा में, शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान है। अर्थात इससे क्या होगा? व्यक्ति अमरता को प्रदान कर लेगा। अमरता को कैसे कर लेगा? क्योंकि इसमें रोगों से लड़कर और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र और मेरुदंड का निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है। और जब इस तरीके की क्षमताएं हैं, हम पे कोई रोग हावी ही नहीं होगा, हम सभी रोगों से लड़ सकेंगे। साथ ही साथ हमारा जो मेरुदंड है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, उसे यदि पुनः विकसित कर दिया जाए, उसे फिर से जवान बना दिया जाए, तो इससे मृत्यु पर विजय पाने की संभावना बन सकती है। कैंसर जैसी बीमारी, कैंसर में क्या होता है? कैंसर में जो आपकी कोशिकाएं होती हैं वह अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। अनियंत्रित रूप से बढ़ने के कारण आपके शरीर में गांठें पड़ने लगती हैं। तो इसके माध्यम से हम इन अनियंत्रित कोशिकाओं पर क्या कर सकते हैं? अंकुश लगा सकते हैं, जिससे कैंसर जैसी बीमारी की समस्या समाप्त हो जाएगी। विलुप्तप्राय पशुओं का क्लोन तैयार करके उन्हें हम पुनः अस्तित्व में ला सकते हैं, उन्हें नष्ट होने से बचा सकते हैं। जो दंपत्ति नहीं संतान है, जिसके पास बच्चे नहीं हैं, उनकी कोशिकाओं के माध्यम से हम भ्रूण क्लोन तैयार करके उन्हें संतान प्रदान करने में सहायता कर सकते हैं। वृद्ध अवस्था को पुनः युवावस्था में बढ़ा सकते हैं। व्यक्ति अपना क्लोन तैयार करके अपने आप को पुनः युवा अवस्था में देख सकता है। अब जिस तरीके से क्लोन के फायदे हैं, उसी तरीके से क्लोन की कुछ हानियां भी हैं। उन हानियों को हम देख लेते हैं कि आखिर क्लोन की हानियां क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो जो क्लोन होता है उसकी सफलता की दर बहुत कम होती है। जब भी आप किसी की कोशिकाओं के माध्यम से, चाहे वह भ्रूण क्लोन हो चाहे वयस्क क्लोन हो, वह आप तैयार कर रहे होंगे, तो उसकी सफलता की दर बहुत कम होती है। उससे जो भ्रूण जन्म लेता है वह अपंग या विकलांग, या उसमें विकृतियां पाई जाती हैं, या तो वह विकलांग हो जाएगा या फिर उसमें मानसिक विकृति पाई जाएगी। दूसरा, इसमें समय पूर्व वृद्धावस्था तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। अर्थात जो रोग मेन व्यक्ति में होते हैं, यदि उसका क्लोन तैयार किया जा रहा है, तो वही रोग, वही अवस्था उस क्लोन की भी होती है। बहुत अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं डॉली नामक भेड़ का। जो डॉली नामक भेड़ 1966 में तैयार की गई थी, उसकी जो उम्र थी उसकी मां की उम्र के समान ही थी। वो था बच्चा, लेकिन उसकी उम्र मां की उम्र के समान ही काउंट की गई थी, और उसमें रोग संबंधी समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या बहुत ज्यादा देखी गई थी। इसके द्वारा अपराध बढ़ने की संभावना बनी रहती है। मैंने अभी आपको बताया है कि व्यक्ति अपना क्लोन तैयार करके अपराध को जन्म दे सकता है। इससे बड़े पैमाने पर भ्रूण हत्याएं होती हैं। भ्रूण हत्याएं क्यों होती हैं? क्योंकि जो एम्ब्रियन सेल होती है उसको निकालने के लिए, उसको निकालने के बाद फिर वहां से उस भ्रूण को नष्ट कर दिया जाता है। इससे सामाजिक और मानवीय मूल्य को क्या हो जाता है? समाप्त होने की संभावना भी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के पास फिर वैसी कोई भावना नहीं बचती है कि इस भ्रूण की हम हत्या कर देंगे, और इससे क्या हो जाएगा? हत्याओं का सिलसिला बढ़ने लगेगा और सामाजिक और जो मानवीय मूल्य है वह क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बात करते हैं हम स्टेम कोशिकाओं की या स्तंभ कोशिकाओं की। स्टेम सेल क्या कहलाते हैं?
तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें किसी भी अंग में निर्मित होने की संभावना पाई जाती है, ऐसी कोशिकाएं स्टेम सेल या स्टेम कोशिकाएं पाई जाती हैं, या स्तंभ कोशिकाएं उन्हें कहा जाता है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता विद्यमान होती है, उन्हें स्टेम सेल कहते हैं। स्टेम सेल के बहुत सारे स्रोत होते हैं, जैसे कि एक तो मानव भ्रूण जो 5 से 10 दिन का होता है, उनसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कहते हैं, उनसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा प्लेसेंटा से प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा वयस्क मानव के जो मेरु रज्जु होता है उससे हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। किससे प्राप्त कर सकते हैं? मेरु रज्जु से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टेम सेल कोशिकाओं को प्राप्त करने के ये स्रोत होते हैं। बात कर लेते हैं कि जो स्टेम सेल कोशिकाएं हैं या स्टेम सेल हैं या कोशिकाएं हैं, उनकी उपयोगिता क्या है, उनके लाभ क्या हैं। तो इसकी सहायता से जो अल्जाइमर है, पार्किंस जैसी बीमारियां हैं, उनका इलाज किया जा सकता है। साथ ही साथ HIV संक्रमण से जो कोशिकाएं नष्ट हो चुकी होती हैं, उन कोशिकाओं को पुनः बनाने में इसकी सहायता ली जा सकती है। इसकी सहायता से जो एक्सीडेंट के दौरान आपकी हड्डियां खराब हो जाती हैं, हड्डियां टूट जाती हैं, उन्हें पुनः निर्मित करने की सफलता भी ज़्यादा होती है, उसकी संभावना भी ज़्यादा होती है। और हड्डी संबंधी जो रोग होते हैं, उनका भी उपचार इसकी सहायता से किया जा सकता है। इनसे विकसित ऊतकों के माध्यम से आंखों के कॉर्निया का प्रत्यारोपण सुगमता पूर्वक किया जा सकता है। अर्थात जो कॉर्निया का आपको प्रत्यारोपण करना है, वो स्टेम सेल कोशिकाओं के माध्यम से बहुत आसानी से किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम ऊतक संवर्धन की, टिश्यू कल्चर की। समझिएगा ऊतक संवर्धन क्या कहलाता है। आपके शरीर की कोई कोशिका है, आपके शरीर हो, जीव हो या फिर कोई वृक्ष हो, इनकी कोशिका हो, ऊतक हो या फिर अंग हो, उसे यदि हटाकर नियत ताप और नियत दाव पर यदि एक जगह पर नियत एक बर्तन में सुरक्षित तरीके से रख दिया जाता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? ऊतक का संवर्धन या टिश्यू कल्चर कहा जाता है। इसके अंतर्गत पौधे, जंतुओं की कोशिकाओं, ऊतकों तथा अंगों को अलग कर नियंत्रित ताप, दाव तथा अनुकूल परिस्थितियों में विशेष पात्रों में संवर्धन किया जाता है, उसे ही ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर कहते हैं। इसके द्वारा किसी भी कोशिका का कोशिका समूह या किसी भाग क्या है, किसी भाग को उचित पोषक माध्यम पर एक पूरे पौधे के रूप में सृजित किया जा सकता है। इस कोशिका के माध्यम से, इस ऊतक के माध्यम से हम पुनः एक नया पौधा, एक नया व्यक्ति बना सकते हैं। वह जो ऊतक आपने संवर्धित करके रखा है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कभी भी जब आपको लगे, उसके माध्यम से एक नया वृक्ष, नया व्यक्ति आप बना सकते हैं, नया जीव आप बना सकते हैं। इसके लाभ क्या होते हैं? तो विभिन्न जलवायु की दशाओं एवं प्रतिकूल जलवायु क्षेत्रों में भी उत्पादकता प्रदान करने वाली पादप प्रजातियों का विकास इसके माध्यम से किया जा सकेगा। अर्थात जिनसे फल फ्रूट पैदा होती है, उन्हें हम किसी भी जलवायु में कहीं भी उत्पन्न कर सकते हैं इसकी सहायता से। अल्प अवधि की अधिक पैदावार वाली तथा रोगरोधी फसलों को इसके माध्यम से तैयार किया जा सकता है, जिसके माध्यम से बहुत अधिक पैदावार हो और वह कम अवधि की हो, बहुत जल्दी पक जाए, साथ ही साथ उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता समाहित हो। ऐसी फसलों को हम इसके माध्यम से तैयार कर सकते हैं। पौधों में वांछित गुणों का प्रत्यारोपण किया जा सकता है। जिन पौधों में किसी गुण की कमी हो, तो इसके माध्यम से उन गुणों को हम इसके अंतर्गत डाल सकते हैं, जिसे जीन टर्मिनेटर भी कहा जाता है। यह भ्रूण संवर्धन एवं क्लोन उत्पत्ति में भी सहायक होती है। इसके माध्यम से हम भ्रूण का संवर्धन भी कर सकते हैं, साथ ही साथ क्लोन भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि क्लोन कैसे बन रहा था। क्लोन नाभिकीय प्रत्यारोपण के माध्यम से बन रहा था, और नाभिक किसका होता था? तो वह कोशिकाओं का होता था। और ऊतक संवर्धन में कोशिकाएं और ऊतक दोनों ही समाहित की जाती हैं। यहाँ आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो ऊतक होता है वो कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है। तो यदि हम ऊतक का संवर्धन कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ कोशिकाओं का भी संवर्धन हो रहा है। चुने हुए वृक्षों की प्रजातियों के विकास तथा मानकीकरण के लिए अनुसंधान और विकास परियोजनाएं लागू की जा सकेंगी। पौधों का पुनरुत्पादन क्या कहलाता है? देखिए, आपने देखा होगा कोई वृक्ष होता है, मान लीजिए कोई वृक्ष है, इस तरीके के होते हैं वृक्ष। मान लीजिए इसकी कोई टहनी को हमने काट दिया, ये टहनी कट गई।
टहनी कटने के बाद आपने देखा होगा कि पौधों में इस प्रकार की क्षमता होती है कि वहां से कुछ फुंसे फूटने लगते हैं और आगे चलकर वही फुंसे आगे बढ़कर उसी टहनी का रूप धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार की जो क्षमता पौधों में पाई जाती है उसे ही पौधों में पुनरुत्पादन की क्षमता कहते हैं। इसी तरीके से कुछ जीवों में भी इस तरीके की क्षमता पाई जाती है, जैसे कि आपने छिपकली देखी होगी। छिपकली की यदि आप पूंछ काट देते हैं तो कुछ समय बाद देखेंगे कि वह पूंछ पुनः उसी जगह पर फिर से उगाती है। तो यही क्या कहलाता है? पुनरुत्पादन कहलाता है कि जो चीज खराब हो चुकी है उसको पुनः उसी जगह पर लाने की क्षमता उसके अंदर होना। पौधों में निर्माण की वह शक्ति जिसके अंतर्गत पौधों के टूटे हुए भाग, तना या पत्तियों की मरम्मत होती है जिससे वह पुनः उगाते हैं, वह पौधों का पुनरुत्पादन कहलाता है। अतः एक कलिका के माध्यम से पौधों की उत्पत्ति, पौधों का पुनरुत्पादन कहलाता है। निषेचन क्या कहलाता है? तो जब नर और मादा की दो अर्धसूत्रीय जनन कोशिकाएं परस्पर संयोजित होती हैं। कौन सी दो अर्धसूत्रीय होती हैं? महिलाओं में अंडाणु पाए जाते हैं, पुरुष में शुक्राणु पाए जाते हैं। और इनकी जो अर्धसूत्रीय कोशिकाएं होती हैं जब ये आपस में मिलती हैं, परस्पर संयोजित होती हैं, तो उनके मेल से एक नई कोशिका बनती है और जिसमें टोटल 46 गुणसूत्र उपस्थित हो जाते हैं। अर्थात मानव के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 पाए जाते हैं। और अंडाणु और शुक्राणु जब मिलते हैं तो यह अर्धसूत्रीय होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं। और जब ये मिलते हैं तो पुनः पूर्ण 46 गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाते हैं। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये कुछ 3 नंबर के प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए थे, आपके सिलेबस में समाहित नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए, आगे चलकर ये पुनः पूछे जा सकते हैं। एक होता है जीन टर्मिनेटर। जीन टर्मिनेटर क्या कहलाता है? खराब हुए जीन को हटाकर उसकी जगह पर सुरक्षित जीन को डाल देना। किसी भी पौधे में इस तरह के जीन डालना जिससे उस पौधे की अच्छी फसलें तो प्राप्त की जा सकें, लेकिन इसके बीज इन पौधे उत्पन्न करने में सक्षम ना हो। ध्यान रखिएगा, आपने देखा होगा कुछ बगैर बीज वाले पौधे फल आते हैं, या फिर कुछ इस तरीके के पौधे आते हैं जिन्हें आप लगा तो लेते हैं, लेकिन उनसे जब फल प्राप्त होता है और फलों से बीज प्राप्त होता है तो उन बीजों से आप नया पौधा नहीं बना पाते। तो इस तरीके के जो पौधे तैयार किए जाते हैं उनका उद्देश्य होता है कि अधिक अच्छे से अच्छी और अधिक से अधिक फसल आपको प्रदान की जाए। और इस तरीके के पौधों को ही क्या कहा जाता है? जीन टर्मिनेटर पौधे कहा जाता है। इनमें जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसे ही जीन टर्मिनेटर कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसके अंतर्गत हम क्लोनिंग और रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, यहां इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।